ठीक है। तो क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कार्य। क्रिया का मतलब क्या होता है? कार्य। एक बात याद रखना है। तो क्रिया का मूल देखो, कार्य आना जाना खाना पीना सब कार्य है। धातु, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्रिया का है धातु। जैसे पढ़ना एक क्रिया है और पढ़ इसमें क्या है? धातु है। लिखना एक क्रिया है, लिख क्या है उसमें? धातु है। धातु दो प्रकार का, मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु में आप किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मैं बोला जा, अब तू क्या कर सकता है? कोई परिवर्तन नहीं, तब ये कहलाएगा मूल धातु। ठीक है, ये सब चल पढ़ रह पी खा जा ये सब है धातु। अब मैं बात करता हूं किसका? यौगिक धातु का। तो यौगिक धातु की रचना मूल धातु में प्रत्यय लगाकर या कुछ ना कुछ जोड़कर, या कुछ ना कुछ जोड़कर क्या बनाया जाएगा? यौगिक धातु। जैसे जा के साथ लगा दिया ना, क्या हो गया? खा के साथ लगा दिया ना, क्या हो गया? पी ना। देखो रह था, उसके साथ लगा दिया रहना। चल ना, पढ़ ना। ठीक है, तो ये यौगिक धातु हुआ। जब मूल रूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो तब ये कहलाएगा मूल धातु। जब उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए या कुछ जोड़ा जाए तब कहलाएगा यौगिक धातु। ओके, चलिए। यौगिक धातु तीन प्रकार से बनता है। ये जो यौगिक धातु है ये तीन प्रकार से बनता है। यौगिक धातु ये तीन प्रकार से बनता है। मूल धातु तो हमेशा वैसी का वैसी रहेगा, वो नहीं बनेगा। यौगिक धातु में देखो, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम क्रिया। लेकिन इनके साथ आप लगाओगे धातु, क्योंकि ये सब क्या है? यौगिक धातु। तो बोलोगे प्रेरणार्थक क्रिया धातु, यौगिक क्रिया धातु, नाम धातु। यौगिक धातु तीन प्रकार से बनता है। यौगिक धातु कितने प्रकार से बनता है? तीन प्रकार से। पहला प्रेरणार्थक, ठीक है, दूसरा यौगिक और तीसरा नाम धातु। और इनसे सवाल यहां से चालू। ठीक है, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता कोई काम नहीं करता, केवल प्रेरणा देता है। सारा काम दूसरे से करवाएगा, प्रेरणा देगा। क्या देगा? प्रेरणा देगा। और ये अगला कर देगा। केवल काम रहेगा प्रेरणा देना, काम करना उसका काम नहीं है। प्रेरणा दे, इतना प्रेरणा देगा कि दूसरा ऑटोमेटिक काम करेगा, तब वो कहलाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। उसके प्रेरणा से क्रिया हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए कहलाएगा क्या क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। उसके प्रेरणा के कारण ही हुआ। देखो ध्यान से, यह सकर्मक कार्य छोड़े, सब असकर्मक अकर्मक आगे देखेंगे। जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य को संपन्न कराता है। ठीक है, कार्य करने की क्या देता है? लेकिन प्रेरणा देता है। और ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है, अर्थात जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं ना कार्य करके किसी दूसरे से कार्य कराने की प्रेरणा उस कार्य को कराता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान से मेरी बात देखना। अब क्या पूछेगा इधर, क्वेश्चन ही आएगा आपको। क्या है? मूल धातु। इसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर इसको मैं इसका क्रिया बनाऊं, अरे ये धातु है, उठ क्या है? धातु है। ठीक है, ये क्रिया है। उठना क्या है? क्रिया है। उठना क्या है? अरे अगर मैं इसको, ये तो धातु होगा, मूल धातु। अगर मैं बात करूं, ये चलो हटाओ, ये क्रिया है। वो क्या है? उठना एक क्रिया है, उठ धातु है। लेकिन उठवाना, क्या बोला मैं? उठवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। उठवाना खुद नहीं उठा रहा है। ठीक है, किसी को बोल के क्या करवा रहा है? उसको इतना प्रेरणा दिया कि उठाने चल दी। यही हो गया क्या? उठवाना। प्रेरणार्थक क्रिया, कर्ता इसमें कुछ नहीं करेगा। कर्ता इसमें केवल क्या देगा? प्रेरणा देगा। और उसके प्रेरणा देने के कारण वो कार्य संपन्न हो जाए, तब इसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। हर एक चीज में लिख एक धातु है, लिखना एक क्रिया है,
और लिखवाना एक प्रेरणार्थक क्रिया है। खुद नहीं लिखेगा, अरे लिख दे मेरा कॉपी भाई। तो लिखवाना एक प्रकार का क्या हो गया, इस जिसमें देखो सुलवाना, जगाना, दिलाना, चलाना, उड़ाना, लाना, सब काम दूसरे से करवाएगा, प्रेरणा देकर कराएगा। इसलिए ऐसे कामों को क्या बोला जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। कोई समस्या नहीं। आगे चल, यौगिक क्रिया धातु। यौगिक मतलब जोड़, हमेशा याद रखना, यौगिक मतलब जोड़। तो दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से, अब देखो दो या दो से अधिक धातु, ध्यान कहां देना है, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती। जैसे देखो यहां पर दो धातु है, दो क्रिया यहां पर, एक उठ भी है और एक जाना भी है। तो ऐसे क्रिया को क्या बोला जाता है, यौगिक क्रिया धातु। आगे देख, खा लेना, खा एक अलग है, लेना एक अलग है। वैसी चलना, चलाना, गिर पड़ना, उड़ जाना। आपको दो ठोक इसमें क्या दिख रहा है, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से। अरे भाई इसमें उठ, उठ धातु है, इसमें जा धातु, क्या इसमें जा, इसमें क्या है खा, इसमें क्या है ले। तो दो या दो से अधिक धातुओं जब जब जुड़ेगा, उनसे बनेगा, तब क्या कहलाएगा, यौगिक क्रिया धातु। अब एक होता है नाम धातु। नाम का मतलब होता है संज्ञा। ध्यान से मेरी बात सुना, नाम मतलब, संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम। ध्यान से देखिए, अगर नाम धातु की बात कर रहा हूं, संज्ञा या विशेषण में, संज्ञा या विशेषण में से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। अगर संज्ञा से बन रहा है या विशेषण से, तभी वो क्या कहलाता है, नाम धातु क्रिया। क्या क्रिया, नाम धातु क्रिया। जैसे देखो संज्ञा की बात करूंगा, हाथ, हाथ क्या है, संज्ञा है, और हथियाना क्या है, क्रिया है। हाथ क्या है, संज्ञा है, और हथियाना क्या है, क्रिया है। और ऐसे क्रिया को जो संज्ञा से बनेगा उसी को क्या बोला जाता है, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। जैसे बात, बात एक संज्ञा है, लेकिन बतियाना, लेकिन बतियाना एक क्या है, क्रिया है। और किस प्रकार का क्रिया, नाम धातु क्रिया। मैं विशेषण की बात करता हूं, देखो चिकना, फर्श, किसी लड़के को बोल देते हो चिकना, बात खत्म। फर्श वर्ष को बोल दिए चिकना। लेकिन चिकनाना, कई जन पकड़ के सिर्फ पोछा ही लगाते हैं घर में, चिकनाना, जैसे टाइल्स को नया कर देंगे, है ना। महिलाओं में खासी बुद्धि पाई जाती है। हाँ, आए दिन घर में झगड़ा का बहुत बड़ा कारण क्या होता है, घिसना। हर घर का कहानी है, घर घर का कहानी, मत बताना, ठीक है। हाँ, तो इसी को बोलते हैं चिकना से चिकनाना। तो चिकना क्या हुआ, विशेषण, लेकिन चिकनाना क्या हुआ, एक क्रिया। लेकिन ये कैसी क्रिया है, नाम धातु क्रिया। क्योंकि जब संज्ञा और विशेषण के साथ होगा तब क्या कहलाएगा, नाम धातु क्रिया। ठंडा, गरम, सब क्या है, विशेषण। ये सब क्या है, विशेषण। लेकिन गरमाना, ये अब क्रिया हो गया। ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। किस प्रकार का क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया संज्ञा या विशेषण के साथ होगा। यौगिक धातु क्रिया मतलब दो ठोक धातु मिलकर बनाएंगे तब यौगिक धातु क्रिया हो गया। प्रेरणार्थक क्रिया, करता कुछ करेगा नहीं, केवल क्या करेगा, प्रेरणा देगा। तो इतने प्रकार के धातुओं में बांटा गया। तो यौगिक धातु क्रिया तीन प्रकार का, कितने प्रकार का, यौगिक धातु तीन प्रकार का, प्रेरणार्थक, यौगिक और नाम धातु। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, यही क्वेश्चन पूछेगा। क्रिया कितने प्रकार के अगर आपको पूछा जाएगा तो आंख बंद करके मानना, दो प्रकार का। क्रिया कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। पुस्तक के हिसाब से समझोगे तो समझ में आएगा नहीं, पुस्तक के हिसाब से मैं समझाता हूं, ठीक है, उसके बाद अपने हिसाब से समझाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए। एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। देखो स, यहां पर एक वर्ड लगा है कर्म,
यहां पर लगा है कर्म, मतलब जिसमें क्रिया, कोई भी काम का फल, किसी भी काम का फल कर्म पर पड़े, किसी भी क्रिया का जो फल है किस पर पड़े, कर्म पर पड़े तो सकर्मक। अगर क्रिया का फल कर्म पर ना पड़े, किस पर ना पड़े, कर्म पर ना पड़े, तो वो हो गया अकर्मक क्रिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक लाइन बोल रहा हूं, मेरे को कर्म बता देना, ठीक है, ठीक है, ओके। राम ने बाण से आम गिराया, यहां पर मेरे को कर्म बताओ क्या है, बाण, ठीक है, ठीक, यहां पर कर्म क्या है, बाण, ठीक है। आम भी यहां पर क्या है, कर्म है, और क्या है, कर्म है, ठीक है। गिराना क्या है, एक क्रिया है। राम क्या है, एक संज्ञा है। अब दो ठोक कर्म मिल गया आपको, मैं एक ही कर्म का बात करता हूं। सीता पुस्तक पढ़ती है। अब मेरा बात एकदम ध्यान से सुनना, नहीं समझ में नहीं आएगा, ये जीवन भर पढ़ते आ रहे हो, सकर्मक अकर्मक, जब आप सकर्मक मार कर्मक आता है, अकर्मक मार क्या तो सकर्मक आता है, यही कारण है। देखिए अब सीता, यहां पर मेरे को कर्म बता दो क्या है। पढ़ना तो क्रिया हो गया रे लोल, कर्म क्या है यहां पर, इसका कर्म है पुस्तक पढ़ना, मेरा कर्म है पढ़ाना, लोल हो, ये पुस्तक कर्म है यहां, ठीक है। क्रिया क्या है, पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना क्या एक। अब यहां पर क्रिया, जो क्रिया हो रही है उसका फल कर्म पर पड़ रहा है कि नहीं, बताओ मेरे को जल्दी। पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, अरे भैया पढ़ना क्या पढ़ना, पुस्तक पढ़ना। इधर देखिए, जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहे, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ेगा, पढ़ना का फल सीता से कोई मतलब नहीं है, पढ़ना का सीता से, कर्म देखो किस पर नहीं पड़ता, कर्ता पर नहीं पड़ता, हमेशा किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। और अकर्मक क्रिया में ये जो कार्य है उसका पूरा का पूरा फल किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता, तब वो अकर्मक क्रिया हो गया। ये पुस्तक की भाषा। अब ध्यान से देखो, ये हो गया, जैसे एक आध एग्जांपल देखो, राहुल पत्र लिख रहा है, राहुल लिख रहा है। अब मेरी बात सुनो, राहुल और लिख, राहुल क्या हुआ, कर्ता, राहुल क्या हो गया, कर्ता, लिखना क्या हो गया, क्रिया। अब इस क्रिया का, लिखना का, लिखना का, अब मेरे को बताओ फल किस पर पड़ रहा है, पत्र पर, क्योंकि राहुल क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। जब जब भी क्रिया का फल कर्म पर पड़े, किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, तो क्या कहलाएगा, सकर्मक, क्या कहलाएगा, सकर्मक, ठीक है। अभी मैं आपको टेंशन दे दूंगा, देखो ध्यान से, मैं बोला राहुल लिख रहा है, राहुल लिख रहा है, सकर्मक है कि अकर्मक, लोल हो। मैं क्या बोल, अरे ठीक है, तुम अपना अपना ओपिनियन रख सकते हो, राहुल लिख रहा है, अब बोला सकर्मक है कि अकर्मक, यही अभी टेंशन आ जाएगा, ठीक है। राहुल लिख रहा है, तो बेटा इस समय संभावना बनी हुई है, क्या लिखेगा कोई आदमी, या तो कॉपी में कुछ लिखेगा, या तो पत्र लिखेगा, या तो डायरी लिखेगा। क्या चीज की संभावना बनी हुई है, लगभग मान लो पत्र की, यहाँ पर संभावना किसका बना हुआ है, पत्र का, लिख रहा है, लिखना और पढ़ना, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक की संभावना बनी हुई है। लिखना और पढ़ना ऐसी दो क्रियाएं हैं जिसमें संभावना पाया जाता है, और जहां पर संभावना है वहां पर मिल गया कर्म। ये देखो, लेकिन यदि कर्म की अनिवार्यता, कर्म नहीं है लेकिन कर्म की अनिवार्यता बनी हुई है,
क्या लिखेगा, कोई लिखेगा तो, अरे क्या लिखेगा, कोई लिखेगा तो, नोटबुक में कुछ लिखेगा ना, पढ़ेगा तो कोई क्या पढ़ेगा, पुस्तक पढ़ेगा, नॉवेल, मतलब एक प्रकार का पुस्तक ही। अगर कर्म अनिवार्यता बनी हुई है तो भी सकर्मक होगा। इधर देख नीचे एग्जाम्पल, राहुल लिख रहा है, यहां पर उपस्थित नहीं है, बिल्कुल कर्म नहीं है, लेकिन कर्म की अनिवार्यता बनी हुई है, क्या लिखेगा कोई, लिखेगा क्या कोई, पत्र ही लिखेगा। ठीक है, तो देखिए फिर भी क्रिया को इसकी अपेक्षा है, अतएव लिखना सकर्मक क्रिया ही होगा। बात समझ में आया? आज के बाद कभी भी लिखना और पढ़ना अगर आता है ऑप्शन में तो वो हमेशा याद रखना सकर्मक क्रिया में जाएगा। बात समझ, इसीलिए घुमा देता है, राहुल लिख रहा है। अब आपको सोचना है, वहां पर अपेक्षा किया जा रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, संभावना बना रहेगा, क्या बना रहेगा, संभावना बना। इसीलिए इनके इनके लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा सकर्मक है कौन सा कर्मक है। लेकिन मैं ऊपर लिखा राहुल पत्र लिख रहा है, 110%, 110% सकर्मक। लेकिन यहां पर जब भी लिखना और पढ़ना दो चीजें आएगी, वहां पर संभावना बनी हुई है कि वो या तो पत्र लिख रहा है, या तो वो डायरी लिख रहा है, या पुस्तक पढ़ रहा है, तो संभावना बनी हुई है। इसीलिए लिखना और पढ़ना जब भी आएगा 110% क्या होगा, सकर्मक क्रिया। 110% क्या होगा, वो सकर्मक क्रिया। दूसरा जाओ अकर्मक क्रिया, जब क्रिया का फल कर्ता में, कर्म गायब है, कर्म क्या है, गायब है, और जो भी क्रिया है डायरेक्ट डिपेंडेंट इन कर्ता, सबका सब चीज डायरेक्ट डिपेंड किस पर हो जाए, कर्ता पर हो जाए, तब उसे क्योंकि कर्म पर तो कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, सारा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर, करने वाले पर, इसीलिए उसको बोला जाता है अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में अकर्मक क्रिया में किसी भी प्रकार के कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे गायिका हंसती है, पुजारी आता है। अब मेरी बात सुनना, पुजारी आता है, यहां किसी भी प्रकार का कर्म है। अब मैं बोला पुजारी मंदिर आता है, अब बताओ तो, अब आ कहां रहा है, अब ये देखो मंदिर आने का प्रभाव पर किस पे पड़ रहा है, कर्म पर, किस पे पड़ रहा है, कर्म पर, इसीलिए मैं मंदिर आता है क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, लेकिन पुजारी आता है क्या हो जाएगा, एक अकर्मक क्रिया। नदी बहती है, नदी दक्षिण दिशा में बहती है, नदी क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, लेकिन नदी दक्षिण दिशा में बहती कैसे हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। आप बना लोगे, अगर सीधा सीधा उठकर क्रिया डायरेक्ट डिपेंड कर्ता पर हो जाए तब उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी क्रिया या कोई भी काम कर्म पर डिपेंड करेगा तब वो क्या कहलाता है, सकर्मक कहलाता है। चलिए, इन उदाहरणों में कोई कर्म नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक स्थिति को दर्शा रहे हैं। कुछ और भी भेद हैं, क्रिया के कुछ और भेद हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स, जानती है एक आध हेल्पिंग वर्ब्स, अंग्रेजी में भी नहीं जाती, इज, एम, आर, वाज, वर, वेयर, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। है, था, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। मतलब हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प करता है, क्या चीज में, वाक्य को पूरा करने में, उसी को बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में क्या नाम है, सहायक क्रिया। ओके, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ, किसके साथ प्रयोग होता है, मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होकर वाक्य पूरा करने व अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करता है। केवल इसका काम है सहायता करना, क्या करना, मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर क्रिया को स्पष्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं बोला वह घर जा रहा है, अगर ये यहां पर है जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये देखो इसको मैं हटा दिया, इसको मैं हटा देता हूं, मुख्य क्रिया तो जाना है, मुख्य क्रिया क्या है, क्या, देखो मैं बोला वह घर जा रहा, खत्म कर दिया, यहीं पे रोक दिया, बड़ा उटपुटांग लग रहा है, ठीक है, तो ये है तो जा रहा है मतलब जा रहा है।
अगर मैं बोला वो जा रहा था भी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। वाज वेयर वर अपन पढ़ते हैं इंग्लिश में, बस पढ़ाता नहीं हूँ बस मैं इंग्लिश, ठीक है, उसके लिए दूसरा सर आता है, ठीक है, हाँ, पढ़ाता नहीं हूँ, जानता सब हूँ, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब अपने हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो मैं बोला है, यहाँ पर लगा इज, वह अपने घर जा रहा है। अब मैं बोला वह अपने घर जा रहा था, तो ये था इसको कंप्लीट कर रहा है और है यहाँ पर कंप्लीट कर रहा है। दोनों का काम एक ही है, क्या करना, वाक्य को पूरा करना, या मुख्य क्रिया के साथ सहायता कर रहा है, इसलिए क्या कहलाया, इसलिए क्या कहलाया, हेल्पिंग वर्ब नहीं, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के साथ सहायता देने का काम कर रहा है, उसका अर्थ प्रकट करने के लिए, इसलिए इनको बोला जाता है सहायक क्रिया। देखिए क्या बोलता है, उदाहरण में है सहायक क्रिया है जो मुख्य क्रिया जाना के साथ मिलकर वाक्य को पूर्ण अर्थ तो स्पष्ट कर रहा है। यहाँ पर था एक सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया जाना के साथ मिलकर वाक्य को पूरा कर रहा है, ठीक है, उपरोक्त दोनों वाक्यों में, ठीक है, आपको याद रखना है दोनों जो था और है, एक प्रेजेंट में एक पास्ट में, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, ठीक है, लेकिन दोनों क्या है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। एक होता है पूर्वकालिक क्रिया, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है पूर्वकालिक क्रिया। पिछले अभी जस्ट पिछले बार का पीएससी मेंस का क्वेश्चन देख लेना, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, पूर्वकालिक क्रिया क्या है, एक ही उदाहरण लिखो। पीएससी में पिछले बार 3 नंबर का मेंस में सवाल आया था, क्या लिखाया था, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिख कर दिखाइए। पूर्वकालिक क्रिया जैसे देखो मैं दो बात कर रहा हूं, मोहन स्कूल से घर आकर खेलने चले गया, दो क्रिया हुई इसमें, क्या बेटा, मोहन स्कूल से घर आकर पहला क्रिया, दूसरा क्रिया चालू हो गया, क्या, खेलने चला गया। एक क्रिया जब पूरा हो जाए, एक क्रिया पूरा हो जाए और दूसरा क्रिया होना चालू हो जाए, या दूसरी क्रिया आरंभ हो जाए, या दूसरा क्रिया चल रहा है, तब जो पहले वाला क्रिया था उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया यहां पर कौन सी होगी, मोहन स्कूल से घर आ गया था, ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। मतलब समझ में आया, जैसे मैं बोला श्याम खाना खाकर सो जाता है, श्याम खाना खाकर सो जाता है, ध्यान से बात सुनना, पहली क्रिया क्या थी, खाना खाना, और उस दूसरा क्रिया क्या है, सो जाना। अब मेरे को बताओ पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, खाना खाना, क्योंकि पहले क्रिया कौन सी हो रही है, खाना खाने की, वही पूर्वकालिक क्रिया है। मतलब समझ में आ गया, चलो देखते हैं। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरे क्रिया को आरंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पहली क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। राम खाना खाने के बाद सोने चला गया, ध्यान से देखिए, इसमें खाना खाना पूर्वकालिक क्रिया है, करने के बाद उसने दूसरे क्रिया को संपन्न करने जा रहा है वो, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी, एकदम पूछता है, पूरा स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा इनमें से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, पहले इसको देगा, फिर उसको देगा, फिर दोनों को देगा, ठीक है। नाम बोधक क्रिया, नाम मतलब संज्ञा, पहले नाम धातु क्रिया बताया था, नाम बोधक क्रिया, क्रिया का देखो नाम मतलब संज्ञा, तो संज्ञा और विशेषण, क्या और विशेषण, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बन जाता है। जैसे लाठी, धन, मारना, ये क्या हो जाएगा, लाठी मारना। देखो इस ये संज्ञा है या नहीं है लाठी, बिल्कुल, और मारना एक क्रिया है। जैसे रक्त, रक्त, दूध, घी, सब क्या है, संज्ञा है। और खोलना, खोलना एक क्रिया है, रक्त खोलना। वैसी विशेषण के साथ दुखी, दुख, सुख, प्रेम, सब विशेषण है। दुखी होना, दुखी होना, पीला पड़ना, पीला पड़ना, ये कैसा कैसा क्रिया है, लेकिन नामबोधक क्रिया, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया,
पहला बताया सहायक क्रिया, दूसरा बताया पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा बताया नाम बोधक क्रिया, और अभी चौथा बता रहा हूं द्विकर्मक क्रिया। तो ऐसी क्रिया जिसमें कितना कर्म हो, दो कर्म हो। कितने कर्म हो, दो कर्म हो, तब क्या कहलाएगा, द्विकर्मक। द्वि मतलब दो, और कर्म मतलब कर्म। तो जिसमें कितने कर्म हो, दो कर्म हो, उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक। जैसे राम ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई, ध्यान देखो, राम हो गया कर्ता, पढ़ाना हो गया क्रिया, अब विद्यार्थी हो गए क्या, कर्म, और हिंदी हो गया क्या, कर्म। तो यहां पर दो कर्म है, एक है विद्यार्थी, दूसरा है हिंदी। तो ऐसी क्रियाओं को बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, द्विकर्मक, दो कर्म होने चाहिए। जैसे भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा, भीम ने दुर्योधन को मारा, यहां पर एक कर्म हो जाता मात्र दुर्योधन, लेकिन भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा, तो दुर्योधन और गदा दो ठोक कर्म मिल गया। कितने कर्म मिल गए, दो। ऐसे शब्दों को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाओं के संयोग से बने जाए तब उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। जैसे वह खेल कूद रही थी, यहां पर देखो खेलना अलग हो गया, कूदना अलग हो गया, ये क्या कहलाएगा, संयुक्त, जुड़ रहा है खेल और कूद, तो ये क्या कहलाएगा, संयुक्त क्रिया। जैसे ध्यान से देखो, तुम आते जाते रहना, आना एक अलग हो गया, जाना एक अलग हो गया, तो ये दोनों जुड़ रहे, इसलिए क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। ठीक है। और एक होता है क्रियार्थक संज्ञा, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार करता है वो क्रिया, है क्या वो क्रिया, लेकिन व्यवहार कैसा कर रहा है, एज ए नाउन, एज ए नाउन, संज्ञा के भांति, तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। है वो क्रिया, व्यवहार कैसा कर रहा है, संज्ञा का, व्यवहार कैसा कर रहा है, संज्ञा का, तब उसे क्या बोला जाता है, क्रियार्थक संज्ञा। पैदल चल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। देखो यहां पर पैदल चलना का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है, लेकिन पैदल चलना है क्या चीज, क्रिया है। वैसे ही बैठे रहने से कार्य नहीं बनता, बैठे रहने से कार्य, बैठे रहना यहां पर एक क्रिया है, लेकिन कैसे यूज हुआ, एज ए संज्ञा। ऐसे को क्या बोला जाता है, क्रियार्थक संज्ञा। बेटा आपको ऑप्शन देगा, इसमें से द्विकर्मक क्रिया कौन सा है, आपको ऑप्शन नीचे चार्ट होते दे रहेगा, ऐसा बैठने से कार्य नहीं होगा, ये राम ने रावण को गदा से मारा, ये इसने वो किया, गंगा बहती है, ऐसे चार्ट ऑप्शन देगा। उस समय बुद्धि काम करना चाहिए कि क्या बना रहा हूं मैं, सकर्मक है कि अकर्मक है, ये सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। ठीक है, टॉपिक बड़ा नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन 110% आएगा क्रिया से। ठीक है, अगर पूछा जाए क्रिया कितने प्रकार की, तो दो प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, लेकिन बहुत बार पूछा हुआ सवाल, सबसे ज्यादा सवाल पूछता है किससे बेटा, ये इससे, किसे, पूर्वकालिक क्रिया से। ठीक है, चलिए इसके आगे कल क्लास लेते हैं। हो गया, क्रिया खत्म हो गया। अच्छा चलिए, ये हो गया ना, हाँ ठीक है।